पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट की डॉक्टर अनिता सिंह द्वारा ये व्याख्यान प्रस्तुत है। बीएड पाठ्यक्रम में मानव विकास इकाई के अंतर्गत ये विषय शामिल है, लेकिन डीएलएड एमए एजुकेशन करने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए भी ये व्याख्यान उतना ही महत्वपूर्ण है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आज हम जिस प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है शिक्षार्थी एवं उसका संदर्भ, लर्नर एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शिक्षार्थी या लर्नर अर्थात शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। मूलतः यह विषय जो है बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, परंतु मानव विकास जिस इकाई पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो बीएड और डीएलएड एमए एजुकेशन इन सभी के लिए ये उपयुक्त है। हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। जिस इकाई पर आज हमें चर्चा करनी है उसका नाम है मानव विकास। इस इकाई को पढ़ने का मूल उद्देश्य यह है कि आप मानव विकास के विभिन्न अवधारणाओं और उसके सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि मानव के यही कारक उसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य का विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इस विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक सभी तरह के विकास शामिल होते हैं। इन सभी पहलुओं को समझने के लिए बहुत से सिद्धांत एवं अवधारणाओं पर चर्चा करना आवश्यक है। जैसे पहली अवधारणा पर हम चर्चा करते हैं, वो है आनुवांशिकी एवं पर्यावरण, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। मनुष्य का विकास इन्हीं दो कारकों पर निर्भर करता है। आनुवांशिकी से तात्पर्य है ऐसे सभी गुण जो हमें माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, जबकि पर्यावरण या एनवायरनमेंट से तात्पर्य है हमारे आसपास के सामाजिक, शैक्षिक एवं पारिवारिक वातावरण जो विकास की दशा एवं दिशा को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा कारक है वृद्धि एवं विकास। हम सभी अध्यापक हैं और हमारा दायित्व है कि हम अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह तभी संभव हो सकता है जब हम विद्यार्थी के वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं और सिद्धांतों को समझें, तभी हम विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। यहाँ वृद्धि से हमारा तात्पर्य है कोशिकाओं में वृद्धि, जबकि विकास का अर्थ होता है शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन। निश्चित रूप से ये दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, किंतु मनोविज्ञान की दृष्टि से इनकी अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है। आइए इनके अंतर पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वृद्धि से हमारा तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक हम कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सीखते रहते हैं। वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, अर्थात विकास में वृद्धि भी शामिल है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। जबकि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, अर्थात बालक में शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी चलता रहता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे बालक के शरीर की लंबाई हम माप सकते हैं, उसकी भार में वृद्धि का अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह परिवर्तन को हम विकास में परिवर्तनों को गुणों में अंतरों के रूप में देख सकते हैं, अर्थात जब बालक के गुणों में अंतर दिखाई दे तो वो विकास को दर्शाता है। विकास के कुछ नियम होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर घटित होते हैं। आइए उन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। पहला नियम होता है निरंतर विकास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वो कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम चर्चा करें तो पहले 3 सालों में बच्चे के विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, जबकि कुछ समय के बाद ये गति कम हो जाती है।
ठीक इसी तरह से दूसरा नियम है विकास की विभिन्न गति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति अलग अलग होती है और ये भिन्नता विकास की संपूर्ण अवधि में बनी रहती है। जैसे जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वो लगभग बड़ा होने के बाद भी लंबा ही रहता है। ठीक तीसरा नियम पे हम चर्चा करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के पेशीय या मोटर स्किल तथा भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे जन्म के समय बच्चा केवल रोना जानता है। जब वो 3 महीने का होता है तो वो अपनी गले से एक विशेष प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करने लगता है, जैसे माँ, दा, ना, इस तरीके की ध्वनि जो है वो उसके मुख से निकलती है। जब वो 6 महीने का होता है तो वो खिलखिलाकर हंसने जैसे आनंद की ध्वनि को स्पष्ट करता है, आनंद की ध्वनि का एहसास कराता है। ठीक इसी तरह से चौथा नियम है विकास दिशा का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। ये विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले सप्ताह में वो केवल अपने सिर पर मूवमेंट करता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, 1 साल का होता है, तो वो खड़ा होने लगता है। फिर 18 महीने के लगभग वो चलने का प्रयास करने लगता है। इस तरीके से सिर से पैर की दिशा में विकास जो है वो आगे बढ़ता है। हमारा अगला नियम है एकीकरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस नियम के आधार पर बच्चा पहले शरीर के संपूर्ण अंगों को चलाता है और उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे यदि कोई बच्चा किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है, पकड़ने की इच्छा रखता है, तो वो पहले अपने पूरे शरीर के भागों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो शरीर के एक एक अंग अर्थात उंगली का संचालन करता है और उसके माध्यम से वो उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से पहले वो शरीर को और शरीर के अंगों को संचालन करता है, फिर अंगों के माध्यम से वो शरीर के भागों को संचालन करके उनका एकीकरण करते हुए सीखने का प्रयास करता है। अगला नियम है परस्पर संबंध का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी पहलुओं पे परस्पर संबंध होता है। बच्चे का जब विकास होता है तो केवल शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, वरन उसके साथ साथ उसके शरीर में मानसिक, संवेगात्मक इन सभी चीजों का भी विकास रहे साथ में चलता रहता है। हमारा अगला नियम है समान संरूप का नियम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस नियम के तहत मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो, दोनों ही प्रजातियों में जो विकास की प्रगति चलती है वो अपनी प्रजाति के नियमों के अनुरूप होती है। अर्थात मनुष्य जो है वो अपनी जाति के आधार पर वृद्धि करता है, जबकि जो पशु है वो अपने जाति के आधार पर विकास की प्रक्रिया उसमें संचालित होती है। अगला नियम है हमारा सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का नियम, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार बच्चे का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत कि कोई बच्चा यदि कोई वस्तु को पकड़ना चाहता है तो पहले वो शरीर का मूवमेंट करता है और फिर शरीर के एक एक भागों और उसके अंगों की तरफ संचालन उसका होता है। तो ठीक वही प्रक्रिया जो है वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और हमारा अंतिम विकास का नियम होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। इसकी भी चर्चा हमने पूर्व में की है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। इस नियम के अंतर्गत बच्चे का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। अर्थात यदि बच्चे को बहुत अच्छे गुण माँ बाप से मिले हैं और अच्छा वातावरण भी उसे मिला है जिसमें वो उस गुणों को पनपा सकता है, उस गुणों का विकास कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। परंतु यदि उस बच्चे को अच्छे गुण नहीं मिले हैं, माँ बाप से उसके पास अच्छे गुण नहीं आए हैं, किंतु उसको वातावरण जो है वो अच्छा मिल गया है, तो वो अपने वातावरण के आधार पर भी उन गुणों को सरवाइव करने की, उन गुणों का विकास करने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में या किसी गरीब परिवार में भी कोई बच्चा जो है वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए, बहुत इंटेलिजेंट होता है,
तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा वातावरण मिलता है, उसकी परवरिश उसके माँ बाप ने, भले वो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, लेकिन उसे एक ऐसा वातावरण मिलता है, उसे बचपन में जो स्नेह चाहिए रहता है माँ बाप से वो उसे मिला रहता है, जिसके कारण उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है और वो अपनी सक्षमता के आधार पर अपने अंदर वो उस गुणों को विकसित कर पाता है और अपना व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होता है। इस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार के नियमों की चर्चा की, जो मानव विकास के नियम होते हैं, जिसके आधार पर हमारे अंदर प्रक्रियाएं जो है वो चलती रहती हैं। हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला बिंदु है मानव विकास की अवस्थाएं। हम सभी पहले बहुत आप लोगों ने सुना है, हम सभी शिक्षक हैं, तो निश्चित रूप से इन अवस्थाओं की चर्चा हम सुनते रहते हैं। मूलतः बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की अवस्थाओं की चर्चा की है। हम सामान्य रूप से जिन अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे वो इस तरीके से हैं, जैसे शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्षों तक रहती है। ये ऐसी अवस्था है जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बालक की आप कल्पना कीजिए, इस बच्चे में सीखने की बहुत गति तीव्र होती है, बहुत जल्दी सीखता है वो। इस उम्र में बच्चों में दोहराने की या अनुकरण करने की बहुत प्रवृत्ति होती है। वो अपने माँ बाप को जिस तरीके से देखता है या अपने आसपास में जो भी उसके रहते हैं, वो जिस तरीके से चीज़ों को, जिस एक्टिविटी को देखता है, वो उन्हीं चीज़ों का अनुकरण करते हुए सीखता है। जैसे कि सरल सा उदाहरण लें तो आजकल बच्चा पैदा होते साथ मोबाइल बहुत इजीली चला लेता है, क्योंकि वो उस मस्तिष्क से उतना सुदृढ़ नहीं होता है, परंतु वो अपने आसपास सब सभी लोगों को मोबाइल चलाते देखता है और उनका अनुकरण करते हुए भी वो इजीली उस मोबाइल को रन कर लेता है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यह अवस्था 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था में मानसिक स्थिरता आती है, या मस्तिष्क जो होता है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। बच्चा हर चीज को जानने समझने की दृष्टि से सक्षम होता है, उसमें तार्किक क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर सीखने की और समझने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। हमारी अगली अवस्था है किशोरावस्था या एडोलसेंट स्टेज। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को हम तूफान या संवेग की अवस्था भी कहते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में इतना तेजी से हार्मोनल चेंज होता है कि वो किसी तरह के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। उसकी रुचियां बदलती रहती है, उसकी इच्छाएं बदलती रहती है। वो हर मिनट और हर सेकंड पे अपनी इच्छाओं को बदलता रहता है, जिसके कारण वो किसी तरह का निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए इस अवस्था को तूफान या संवेग की अवस्था भी कहते हैं। और सबसे अंतिम अवस्था है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। ये 18 वर्ष के बाद होती है, जिसमें बच्चा जो है वो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है और निश्चित रूप से अपनी जो दिशा होती है भविष्य की वो निर्धारित कर लेता है और उसी के आधार पर वो कार्य करता है। इन अवस्थाओं में जो विकास की प्रक्रिया घटित होती है उसके कुछ आयाम होते हैं, जिस आयामों पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। इन आयामों को हम विस्तार से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये आयाम होते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। इस तरीके से बहुत से हमारे अंदर विकास के आयाम होते हैं। आइए इन आयामों पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। शारीरिक विकास से हमारा मतलब होता है ये विकास जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाता है, अर्थात बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका शारीरिक विकास शुरू हो जाता है और जब वो जन्म ले लेता है तो उसके बाद शरीर की ऊंचाई, मोटाई, भार, इन सभी में हमको अंतर और विकास जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा विकास है मानसिक विकास। मानसिक विकास मानसिक क्रियाओं या क्षमताओं से संबंधित होता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आयु के आधार पर उसके अनुभवों में वृद्धि होती जाती है और उसका मस्तिष्क जो है वो और सुदृढ़ होता जाता है और उस तरीके से वो अपनी मानसिक क्षमताओं को वृद्धि करता है। मानसिक क्षमताओं से हमारा तात्पर्य है जैसे हमारी विचार शक्ति है या फिर हमारी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है या हमारी स्मरण शक्ति है या समस्या समाधान की योग्यता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मानसिक क्षमता में आती है।
सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य है कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जैविक प्राणी होता है, पर जब वो समाज में आता है वो संस्कृति और संस्कार को सीखता है, विभिन्न लोगों के परिचय में रहता है, विभिन्न लोगों से जुड़ता है। और या हम कहें तो जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तभी से ही उसके सामाजिक विकास उसके अंदर शुरू हो जाता है और वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, जहाँ वो समाज में रहना, उसके मापदंडों को जानना, उसके नियमों को जानना, हमारे सारे आचार विचारों को जानने की कोशिश करता है। अगला हमारा विकास है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ये विकास हमारे अंदर जो है, आप जानते हैं कि सुख, दुख, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर के संवेग को दर्शाती हैं। संवेगात्मक विकास दो तरह के होते हैं, सकारात्मक संवेग, नकारात्मक संवेग। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी नकारात्मक संवेग है, जबकि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, हर्ष, प्रसन्नता, ये सभी सकारात्मक संवेग होते हैं। समय समय पर हमारे साथ जो भी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर हम इन संवेगों के रूप में अभी अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। और यदि अच्छे व्यक्तित्व के विकास की हम बात करें तो निश्चित रूप से हमें दोनों तरह के संवेगों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी होता है। अगला विकास है भाषिक विकास। इस विकास में बच्चा जो है जन्म के साथ जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर की लैंग्वेज स्किल जो होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उसके अंदर शुरू होता है। वो धीरे धीरे शब्द बनाना, वाक्यों को सीखना, इस तरीके की चीजें जो है वो धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ जो है वो सीखता रहता है। हम जानते हैं, जैसे हम ज्यादातर हम देखते हैं कि यदि बच्चा बहुत भरे पूरे परिवार में है, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके के परिवार में जब वो रहता है जहाँ पर उसके परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, सदस्य बहुत अधिक होते हैं, तो वो सारे सदस्य उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे परिवार का जो बच्चा होता है वो बोलना जल्दी सीखता है, क्योंकि उसके पास ऐसे सारे सदस्य होते हैं जो निश्चित रूप से उसके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो उसके अंदर की भाषा का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है, जबकि जो मदर और फादर वाले सिंगल फैमिली में रहते हैं बच्चे, वो थोड़ा धीरे से बोलना सीखते हैं। हमारा अगला विकास है नैतिक या चारित्रिक विकास। इस अवस्था में बच्चा सही गलत की पहचान करने लगता है, समाज के प्रचलित आदर्शों और मूल्यों को पहचानने लगता है और उसको अपनाने का भी प्रयास करता है। इस तरीके से आज हमने बहुत सारे चीज़ों को जानने का प्रयास किया, मानव विकास की विभिन्न अवधारणाओं को जानने का प्रयास हमने इस इकाई में किया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षा एवं शिक्षक, इन दोनों का मूल उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए शिक्षक को विकास के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। हर बालक विशिष्ट होता है, उसको उसकी विशिष्टता के आधार पर पहचानना और अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करना ही हमारा कर्तव्य है। साथ ही शिक्षकों को विद्यालय का पाठ्यक्रम व शैक्षिक कार्यक्रम भी बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर ही तैयार करना चाहिए। इससे शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान रखना जो है वो आसान हो जाएगा और बालक के सर्वांगीण विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान विज्ञान सत्य शिव सुंदर सबका हो आरोहण, प्रेम अहिंसा विद्या सर से विकसित जीवन दर्शन।